Thank you, Thank ma'am. you. Ma'am, same to you. Same to you. Thank you, बेटा. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you. अब सभी बच्चे अपना माइक म्यूट Thank you, ma'am. कर लीजिए, Thank you, अपना ma'am. सेशन को स्टार्ट कर पाएँ। अब सब म्यूट कर लीजिए। सर्वप्रथम नमस्कार मैम, स्वागत है आपका डिजिटल बाल मेला के इस डिजिटल प्रांगण में। आज सच में हमारे लिए गर्व की बात है कि गुरु पूर्णिमा नज़दीक है और गुरुओं के भी गुरु प्रिंसिपल आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए। कि सच में काफ़ी अच्छा अनुभव होने वाला है कि गुरु पूर्णिमा के नज़दीक होने पर हम गुरुओं से सीधा संवाद कर रहे हैं, भले ही फिजिकली नहीं तो हम डिजिटली मिल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके स्वागत में मैं दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। कबीर जी की पंक्तियां हैं, शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय। शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय। भक्ति करे नित शब्द की, सतगुरु यो समझाए, सतगुरु यो समझाए। जो अपनी वाणी की भक्ति करता है, शब्दों की भक्ति करता है, वह गुरु के हमेशा नज़दीक ही होता है। और कबीर जी का तो हमने सुना ही है, उनके सामने यदि गोविंद खड़े हैं और गुरु खड़े हैं तो वो गुरु को ही चुनते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गोविंद उनके समीप आ पाए हैं तो वो गुरु की वजह से ही आ पाए हैं। और आज गुरु हमारे भी जुड़े हुए हैं, तो पुनः आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद. धन्यवाद. तो अब सर्वप्रथम तो आपको डिजिटल बाल मेला के बारे में और ज़्यादा बताने के लिए, ताकि इस पहल को, इस मुहिम को आप समझ पाएँ, मैं अपनी ही डिजिटल बाल मेला की टीम से एक साथी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं बुला रहा हूँ जयंत गोनका को। जयंत Thank आइए you. और आपको डिजिटल Good बाल evening, मेला के ma'am. बारे में बताइए। Good evening. Good evening and namaskar to the guest of honor Kamaljeet Yadav ji and the entire team of the Digital Bal Mela. Today I am going to tell you about the Digital Bal Mela 2021. The theme for the event is बच्चों की सरकार कैसी हो. Through this we tried to make the kids aware about the systems and functioning of the government. Digital Bal Mela believes that children always bring a fresh perspective to the picture. Yeah. Therefore, we have asked the kids to share their ideas and opinions about the government and issues they would like to if they were a part of it. At the end, the child with most influential idea will be given a chance to present them in a special seminar at the State Legislative Assembly, in a special seminar conducted just for the kids. Oh, Thank you. wonderful. That's wonderful to hear. जी बिल्कुल। तो यही डिसाइड किया गया है, जो बच्चे जीतेंगे, जो बच्चों के जो आइडिया हैं वो प्रभावशाली लगेंगे, समाज के लिए महत्वपूर्ण लगेंगे, उन्हें सीधे राजस्थान की विधानसभा में लेके जाया जाएगा। 14 नवंबर को एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा उनके लिए। ये एक पहल है, और इस पहल का जो सबसे अच्छा पहलू है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, वो ये है कि डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम जो काम करती है वो बच्चों की है। सारे काम यहाँ के बच्चे करते हैं, बच्चे ही होस्टिंग करते हैं, बच्चे ही बाकी के जो काम हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं बच्चे ही करते हैं। Very good. तो अब जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो आपके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। तो मैं अपनी साथी अनादि को बुला रहा हूँ, वो आए और आपके बारे में हमें विस्तार से बताएं। अनादि। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार. जयपुर के रामबाग स्थित सुबोध पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य मिसेस कमलजीत यादव ने पिछले साल ही इस विद्यालय में बतौर प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला है। 3 दशक से शिक्षक के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही कमलजीत यादव मैम का ये सफर 1987 में कर्नल एकेडमी गुड़गांव हरियाणा से शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने 1988 में पब्लिक गर्ल्स स्कूल कॉलेज रेवाड़ी हरियाणा में अंग्रेजी के व्याख्याता के रूप में पढ़ाने का अनुभव लिया। वो देश भर के स्कूलों के साथ ही कई संगठनों से जुड़ी रही हैं। भारत के साथ विदेशों के स्कूलों में भी उनका वर्चस्व कायम है। उन्होंने यूके और ऑस्ट्रेलिया के कई स्कूलों का दौरा किया है और इस दौरान वे बच्चों को पर्यावरण के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी, आत्म अनुशासन,
सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे विषयों पर विशेष ज्ञान दे चुकी हैं। देश भर के स्कूल कॉलेजों के साथ ही प्रिंसिपल यादव को कई बड़ी संस्थाओं, समितियों, टीवी न्यूज चैनलों से नवाजा गया है। बच्चों की शिक्षा में बदलाव लाने के साथ ही उन्होंने सामाजिक परिवेश में भी अपनी बखूबी पहचान बनाई है। प्रिंसिपल यादव ने कैंसर रोगियों के प्रति चिंता को बढ़ावा देने और मदद करने के लिए केयर प्रॉमिस वेलफेयर सोसाइटी, छात्र गतिविधियों और परीक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों से प्रशंसा के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो वहीं उन्हें साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए संपदन महिला साहित्य एवं शैक्षणिक संस्थान जयपुर द्वारा संपदन युवा सशक्त महिला सम्मान प्रदान किया गया है। इसके अलावा उन्होंने देश भर के विद्यालयों में विरोधी धमकाने वाली समिति, यौन उत्पीड़न शिकायत समिति और पोक्सो समिति जैसी कई बच्चों को किस उम्र में कौन से ज्ञान की जरूरत है ये बताने के लिए प्रिंसिपल कमलजीत यादव माहिर हैं। वो हमेशा से ही स्टूडेंट्स को उनकी प्रतिभा के अनुसार करियर बनाने की सलाह देती आई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों के स्किल्स डेवलपमेंट पर भी काफी आयोजन किए हैं, जिससे बच्चों को उनका भविष्य चुनने में आसानी हो सके। अब डिजिटल बाल मेले के मंच पर प्रिंसिपल बच्चों से राजनीति के साथ ही अनेक विषयों पर भी चर्चा करेंगी। ये संवाद बच्चों के लिए बेहद खास होने वाला है, जब प्रिंसिपल महोदय खुद उनसे लाइव मिल रही हैं और बच्चों के मन में राजनीति को लेकर चल रही हलचल को शांत करेंगी। थैंक यू। दीदी जी, प्लीज अपना माइक ओपन मत कीजिए। आप लोगों को जो भी पूछना है आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं सब पढ़ रहा हूँ और सबके उत्तर भी दूंगा। तो अभी जब सेशन मैम स्टार्ट होने ही वाला था तो मैं बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा था, तो एक बच्चा मुझसे बोलता है 100 कुम्हार की एक लोहार की। रोज तो प्रिंसिपल मैम क्वेश्चन पूछती हैं, लेकिन आज हमें क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। तो आज का सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बच्चे आज पूरा मान के बैठे हैं कि आज पावर हमारे हाथ में है, तो आज तो हम पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम सवालों का सिलसिला मैम शुरू करें उससे पहले मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप अपने अनुभव के बारे में, अपने कार्यों के बारे में बच्चों को बताएं। साथ ही साथ आप जो आपके कार्य किए जाते हैं, जो आपने इतने लंबे समय से जो अनुभव प्राप्त किया है, उससे बच्चे लाभान्वित हो सकें, उसके विषय में कुछ बताएं। स्वागत है मैम। सर, मैं भी ना प्रश्न पूछूंगा, तो मेरा आप किसी से नाम रजिस्टर में लिख लीजिए, तो मैं भी प्रश्न पूछूंगा। बिल्कुल नितिन, लिख लिया मैंने। अब माइक ओपन मत कीजिए प्लीज। हाँ, तो आप सभी का धन्यवाद, और आप सबने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के जो प्रश्न हैं और जो आपके अंदर ऊर्जा है उसको एक मैं गति दे पाऊंगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम का, और जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं उन सब का। बच्चों, अगर मैं कहूँ कि मैं आप जैसी ही एक थी आपकी उम्र में, हो सकता है डिफरेंस ये रहा हो कि मुझे बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं रही, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा परिवेश नहीं मिला जिसमें मुझे हर रोज किसी ना किसी खतरे का सामना करना पड़ा हो। मैं उससे ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा बचपन में परिवेश रहा वो बहुत अच्छा रहा, बहुत सुरक्षित रहा, और बचपन की बहुत अच्छी यादें भी हैं, क्योंकि मैंने घर में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा जिसमें मुझ में या मेरे भाइयों में कोई किसी तरह का मेरे पेरेंट्स ने अंतर किया हो। तो खेलने कूदने का भी उतना ही मौका दिया, उतना ही बढ़ावा दिया मुझे। पढ़ने लिखने के लिए कोई ऐसा बहुत मजबूरी वाली चीज नहीं रहती थी, मन से आता था, पढ़ते थे। गाइडेंस जरूरत होती थी पिताजी की तो वो भी लेते थे, और जब भी खेलने जाना होता था तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ वॉलीबॉल की। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी कितना प्रोत्साहित किया होगा इन सब के लिए, और उसके लिए जाना, प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें बहुत आसान रही मेरे लिए। परंतु उसके साथ साथ ही शायद ये मेरे एक कहते हैं ना, लीडर इन मेकिंग समवेयर वाज गोइंग ऑन।
इसी तरह से आपके साथ भी जरूर ऐसा कुछ हो रहा होगा, अच्छी चीजें भी हो रही होंगी, हो सकता है कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी हों जिनको हम वैसे तो फेलियर मानते हैं, फेलियर कहते हैं, लेकिन हर एक फेलियर एक्सपीरियंस देके जाता है, हर एक फेलियर अपने आप में बहुत कुछ हमें बहुत बड़ा पाठ पढ़ा के जाता है। तो आई वॉज अंडरगोइंग दिस ट्रेनिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जहाँ पर घर में भाषा, अच्छी भाषा का बोलना, एक अच्छे से, मेरे माता पिता मुझे याद नहीं कभी इस तरह से मुझे बोलाओ तू क्या कर रही है या तू क्यों नहीं करती, ऐसी भाषा कभी मैंने नहीं सुना, आप कह के बोला जाता था, तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आती थी और एक बहुत ही अच्छा महसूस होता था। तो इसलिए वो धीरे धीरे चीजें जुड़ती गई। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन के दौरान मैं खेलती भी रही और अपनी पढ़ाई का भी साथ साथ करती रही। मेरे ग्रेजुएशन के इम्तिहान के बाद मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जिन्होंने एक स्कूल शुरू ही किया था गुड़गांव में, तो उन्होंने कहा कि अभी क्या कर रहे हो बेटा, तो हमने कहा कि अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, और अमूमन होता है ना कि एग्जाम होने के बाद हम कहते हैं ओ अब छुट्टी, अब कुछ नहीं करेंगे, देर से उठेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मेरे लिए अपने आप से शायद एक से एक मौका आता गया, तो वो जब वो स्कूल के बारे में बोला तो मुझे बड़ी बहुत ही उत्साह हुआ, बहुत ही मुझे लगा कि ओ माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब मैं वहां गई तो छोटे छोटे बच्चे, और कोई बच्चा रो रहा है, कोई देख रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई ऐसे, उनके साथ खेलना, उनकी बात सुनना, उनको बात बोलना, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। सो इट वाज अ काइंड ऑफ चैलेंज कि उनसे बात कैसे करें, इंटरैक्ट कैसे करें, उनके लेवल पे जाके। क्या होता है, हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि छोटे बच्चे से बात कैसे करें, और जरूरी नहीं है कि तुतला के बात करें तो ही बात होती है, बात बच्चे के स्तर की भी हो तो, और लेकिन इससे बिल्कुल भी ये नहीं मानना चाहिए कि बच्चों के स्तर की बात करना इतना आसान होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, जो मुझे लग रहा है कि आज मैं भी वही चैलेंज फिर से फेस करने जा रही हूँ। तो जब मैं पढ़ाती थी तो बहुत अच्छा लगता था और बहुत मजा आता था, और धीरे धीरे मेरे में एक अपने आप से भावना होने लगी कि पढ़ाने से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है शायद। उसके साथ साथ ही मेरे पिताजी पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी प्रोफेसर रहे, तो घर में माहौल भी वैसा ही था। तो ये चीजें बहुत एक नेचुरल तरीके से आई मेरे अंदर, और मैंने और किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अभी याद है एक साल पहले शायद मुझसे किसी ने पूछा कि आपने टीचर बनने का ही क्यों सोचा, आप नेशनल प्लेयर होते हुए आप गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की तरफ क्यों नहीं आकर्षित हुई या क्यों नहीं गई। तो थोड़ा सा मेरे लिए सोचने का विषय था, परंतु जो मैं आपसे अभी, जैसे मैंने कहा कि टीचिंग वाज लाइक अ वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग, और वही मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा फील्ड होगा। और जब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा डिस्कस किया तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हाँ अच्छा फील्ड है, अपनी कैसे अपनी प्रतिभा को आप दिखाते हो, उसके लिए देयर इज नो एंड टू दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। यस मैम। आप अपने आप को अपने ही प्रोफेशन में कैसे आगे बढ़ाते हो, ये आपके ऊपर होता है। क्योंकि मैंने देखा था मेरे पिताजी अपने प्रोफेशन में और टीचर से बिल्कुल अलग थे, जिस तरह से वो बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन था, जिस तरह से उनका लगाव था, जिस तरह से उनका पैशन होता था, जिस तरह से वो बड़ी जैसे छात्र राजनीति होती है चुनाव में, कभी कभी हमने देखा घर पर आकर कैसे वो माहौल को संभालते थे, कैसे वो उनको बताते थे कि राजनीति में आने का मतलब गुंडागर्दी करना कतई नहीं है, राजनीति में आना है तो कुछ उसूलों को भी अपने साथ लेकर चलना होगा। तो ऐसे फिर मैं आई, फिर जैसे मैं जयपुर आई शादी के बाद, तो मुझे मौका मिला एक दो स्कूलों में काम करने का, रामबाग स्कूल या सुबोध पब्लिक स्कूल ज्वाइन करने के से पहले। जब मैंने सुबोध रामबाग स्कूल ज्वाइन किया तो उस दौरान कुछ सालों बाद ही महसूस हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन कहीं ना कहीं मिस कर रही है। और उस टाइम आईएसओ, जो कि आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन,
तो ये एजुकेशन में बात की हमने, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से हमने जाना कि किस तरह की चीजें क्या करना चाहिए, कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, क्या मैनुअल होता है, कैसे क्वालिटी को मेजर करना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैंने उन सब चीजों को लिखा, देखा कि स्कूल में कैसा प्रोसेस है, क्या है, अगर ऐसा है तो इसका क्या प्रूफ है। मान लीजिए हम कहते हैं कि बच्चों ने पढ़ाई की और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो आप रिजल्ट दिखाइए। जब रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपने अच्छा क्या पढ़ाया। तो अपने आप में एक चेक के साथ साथ ही एक इम्प्रूवमेंट, करेक्टिव, प्रिवेंटिव मेजर्स की भी बात हुई। इसी दौरान ऐसे चलता गया, फिर हमने एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचा। ये बात मैं आप सबसे कह रही हूँ 1994-95 की। और जब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में सोचा तो उस दौरान भी ये सोच आया, ये विचार भी आया कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है, हरियाली, पेड़ पौधों को कैसे, अपने पर्यावरण को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये सब भी सोचा। इसी दौरान 2000 में एक मीटिंग में मैं गई, वहां पर ब्रिटिश काउंसिल की एक मीटिंग थी जयपुर में ही। वहां पर मैंने अटेंड किया तो एक अलग, कहते हैं ना, रोशनी दिखी। वो रोशनी थी अपने आप में एक चैलेंज की। एक टीचर होने के नाते आप किस तरह का काम करते हैं और उस काम को कितना वो डिफरेंट है, और कितना लर्निंग आप दूसरों से कर सकते हैं, या दूसरी दुनिया के कोने में क्या अलग हो रहा है और आप अपने देश में क्या अलग कर रहे हैं। तो उस समय मुझे याद है कि कंप्यूटर टीचिंग या कंप्यूटर इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। धीरे धीरे करके मैंने एक एक अल्फाबेट को प्रेस करके कुछ सीखा। फिर पता लगा ईमेल बनाना चाहिए। अब आप लोगों के लिए ये हंसी का हो सकता है कि मैम को ये भी नहीं पता था कि ईमेल क्या होता है। परंतु मैं, आप सोचिए, मैं बात कर रही हूँ कम से कम भी 21-22 साल पहले की, और मैं लिटरेचर की यानी कि इंग्लिश की टीचर थी, कोई कंप्यूटर की या साइंस की टीचर नहीं थी। परंतु मैंने उस चीज को एक बड़े चैलेंज के तौर पर लिया कि अच्छा, मुझे सीखना है, मुझे धीरे धीरे ये करना है। मैं कंप्यूटर टीचर से पूछती, कभी मुझे हेल्प मिलती, कभी ये बोलते कि नहीं हम बिजी हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुखद अनुभव भी रहा, और उस दौरान सीखने को भी बहुत मिला। स्कूल में इंटरनेट नहीं होता था, तो ईमेल भेजने के बाद ये प्रश्न उठता था, क्योंकि जो यूएस यूके के जो स्कूल से हमने एक लिंक स्थापित किया, या जो राजी हुए हमारे पार्टनर बनने के लिए, तो उनसे बात कैसे करें। फोन भी उस दिनों बहुत महंगे होते थे और इतनी सुविधा इंटरनेट की नहीं थी। तो मुझे याद है, मैं जयपुर से, अपने घर से करीब 8-10 किलोमीटर दूर एक इंटरनेट साइबर कैफे होता था। वहाँ साइबर कैफे में मैं अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती, क्योंकि मुझे तब तक व्हीकल चलाना भी नहीं आता था। तो फिर मैंने वो वहां जाकर इंटरनेट का एक्सप्लोर किया। मैं देखती क्या मेल आई है, उसका प्रिंट आउट लेती, उसको देखती, उसका जवाब लिखती। कुछ चीजें होती हैं कि आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से भी डिस्कस करना होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें पॉलिसी मैटर भी होती हैं। तो मैं आती, डिस्कस करती। तो ऐसे करते करते एक दिन जब मैंने अपने प्रिंसिपल को बताया कि मैडम, यूके से 2 टीचर हमारे यहाँ विजिट करना चाहते हैं, और जब वो विजिट करेंगे, अपने हमारे स्कूल को देखेंगे, अपनी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो उन्होंने बोला है कि उसके बाद 2 टीचर हमारे स्कूल से भी यूके विजिट कर सकते हैं। तो पूछा कि ये तो बहुत बड़ा खर्चा होगा, स्कूल तो इसका नहीं उठाएगा। तो मैंने उसका पूछा कि भाई कितना खर्चा क्या होगा। उन्होंने कहा कि ना तो स्कूल को खर्च करने की जरूरत है, ना आपको खर्च करने की जरूरत है, इसका वहन या इसका पूरा खर्चा ब्रिटिश काउंसिल उठाएगा। मैंने बताया तो विश्वास नहीं हुआ प्रिंसिपल महोदया को। तो फिर भी लेकिन चलते रहे, और फिर भी मैं रोज जब भी मेल करती तो उसमें अमूमन ये जरूर लिखती कि भाई आप हमसे पैसे तो नहीं मांगेंगे। तो उन्होंने बड़े अच्छे से हमें बताया। और वन फाइन डे, जुलाई का ही महीना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये कोई 23-24 जुलाई 2002 की बात रही होगी।
वो हमारे यहाँ आए हमारे स्कूल में, और जब हम उनको रेलवे स्टेशन पिकअप करने गए, उन्होंने हमारी शक्ल नहीं देखी थी, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी थी। तो जब लेकिन हम गए तो उन्होंने कहा कि हमें दूर से ही लग गया था कि ये मैडम वही होनी चाहिए, जैसे हमसे वो इंटरेक्ट करती रही हैं। तो बड़ा अच्छा अनुभव था जब वो आए। और 2013 में मुझे, सॉरी 2003 में मुझे यूके जाने का मौका मिला, और स्कूलों को देखने का और लंदन जैसे बड़े शहर को पहली बार देखने का। और जैसे कि मेरे माता पिता ने कहा कि लोग तो लंदन के सपने ही लेते थे, और हमारी बेटी आज लंदन जा रही है। तो मेरे पूरे यहाँ मेरी फैमिली में सब जगह दोनों तरफ एक बड़ा ही उत्साह का, खुशी का माहौल था। और सबको ये लग रहा था कि वे इतनी दूर जा रही हैं, ध्यान रखना। ये जरूर होता है कंसर्न सभी फैमिली मेंबर्स का। मुझे याद है मेरे जो फादर इन लॉ ससुर जी थे, उन्होंने भी बड़ी खुशी जाहिर की, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। तो ये धीरे धीरे होती गई चीजें। और जैसे बच्चों में ज्यादा अपने बारे में ना बताकर, अब मैं चाहती हूँ कि आप वेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपके दिमाग में, बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर मैं बोलती रहूंगी तो ये समय ऐसे ही चला जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब देने की कोशिश कर सकती हूँ। तो आप अपने सवाल पूछे प्रतीक, एक एक जी, करके बताएं। आभार मैम। तो जो आपने जो भी बोला उसको सार गर्भित करके बोला जाए, सीखने की कभी उम्र नहीं होती। आपने काफ़ी उम्र के बाद भी सीखने का हमेशा प्रयास किया, जी चाहे वो डिजिटली जुड़ने का प्रयास हो, चाहे ड्राइविंग का प्रश्न हो, आपने प्रयास कभी नहीं छोड़ा और हम्म, आप सफल भी हर बार हुई। तो हम्म, अब प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं हाँ सर्वप्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत ही छोटी सी हमारी साथी लवन्या बैठ। राठौड़ को। लवन्या, आप अपना प्रश्न पूछिए मैम से। हेलो मैम। हेलो बेटा। नमस्कार मैम, मेरा नाम लावण्या राठौर है और मैं जयपुर के एमजीपीआर स्कूल की स्टूडेंट हूँ। वंडरफुल। मैम, मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि बच्चों को हमेशा राजनीति से दूर रखा जाता है। कोई ये नहीं कहता कि तुम पढ़ लिख कर नेता बनो। तो क्या मैम राजनीति अशिक्षा का परिणाम है? बच्चे, आपने बहुत ही मेच्योर क्वेश्चन मुझसे पूछा है, प्रश्न मुझसे पूछा है। ऐसा कतई नहीं है कि राजनीति अशिक्षा का परिणाम है। देखिए, एक राजनेता बनने के लिए आपको कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी होती हैं। और अगर 21वीं सदी में कोई कहे कि शिक्षा से भी आप नेता बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्वालिफिकेशन, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, पहली बात। दूसरा ये है, उसके साथ साथ ही आपको कानून की भी जानकारी होनी चाहिए। मैं अब कानून की जानकारी जिस व्यक्ति को नहीं होगी, वो कैसे अपने आप को दायरों में बंद कर, दायरे मेरा मतलब है कानून के अंतर्गत कैसे कोई काम कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो वो राजनेता कैसे हो सकता है? क्योंकि वो दूसरी बात है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप बहुत सारी चीजों की आलोचनाएं कर सकते हैं, लेकिन जब आप खुद सत्ता में होते हैं तो सत्ता में आपको बहुत ही सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं, कानून के दायरे में लेने पड़ते हैं। अशिक्षा से आप ये ना माने कि एक अशिक्षित व्यक्ति के अंदर दिमाग नहीं होता या सोचने की ताकत नहीं होती, ऐसा कतई नहीं है। परंतु अगर आप शिक्षित हैं, अब शिक्षित होने का भी बहुत अलग मैं मानती हूँ। शिक्षित किस चीज में हैं आप मान लीजिए आपने राजनीति का क्षेत्र चुना है, और आप उसके बारे में, उसके चैलेंजेस, डिफिकल्टीज या उसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में अगर नहीं जानते हैं, तो फिर आप किस तरह से राजनेता होंगे? और मैं, जैसे आप लोगों ने शायद कहानी पढ़ी होगी राजा विक्रमादित्य की, कैसे वो छोटे से थे तब से ही उन्होंने प्रश्नों के उत्तर खोजने शुरू किए थे, और कैसे वो प्रश्नों का उत्तर देते थे, और किस तरह से। और आपने सुना होगा बच्चों, गांधी जी भी बाल चौपाल के बहुत ही फेवर में थे।
गांधी जी ने भी बोला था कि बच्चों को पूरा अधिकार होना चाहिए अपने बारे में, अपने फैसलों को लेने के लिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो आजकल आप देखते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चों से भी चर्चा होती है, बच्चों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीजें आप देखते हैं बच्चों के कहने से होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो पॉपुलर हुआ था कुछ समय पहले, एक बच्ची ने बोला कि क्या करूं, 4 घंटे मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर होमवर्क करना पड़ता है। वो रियलिटी थी डिजिटल प्लेटफॉर्म की, क्या क्या कठिनाइयां बच्चे को फेस करनी पड़ रही थी। यानी कि टीचर्स को सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत थी, बजाय इसके कि देश के प्रधानमंत्री कहें, टीचर्स को सोचने की बात थी। लेकिन आपने देखा उसका असर क्या हुआ, उसका असर भी हुआ और राहत भी मिली, और उसके साथ साथ ही एक बहुत रीजनेबल टाइम के दौरान बच्चों की क्लासेस कंडक्ट करने का भी ये रूल बना। और उसके साथ ही ऐसा नहीं है बच्चों कि जो आप तस्वीर देखते हैं वो ही तस्वीर है, हमेशा हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, आपको देखना चाहिए कि दूसरा पहलू कौन सा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं। जी, आभार धन्यवाद मैम। तो लावण्य को उत्तर मिल गया होगा। मैम। बहुत क्या बहुत मैं आभार लावण्य। नहीं, आप अपना माइक बंद कीजिए, आपका मैंने नाम लिख लिया है, आपका अवसर भी जल्द दिया जाएगा आपको। भैया मेरा भैया मेरा भी नाम नोट कर लेना। जी वेट बिल्कुल, किया मैं था सबका बहुत। नेम नोट कर रहा हूँ, लेकिन भैया जो मेरा भी भी बीच में अपना भैया माइक सेकंड खोलेगा उसका भैया मैं मेरा नाम भी नाम काटता लो भी ना। जाऊंगा। अगर आप बीच में नाम अपना माइक खोलेंगे तो मैं नाम काटूंगा भी आपके। और अब अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ काव्या गाड़िया को। काव्या, अपना प्रश्न पूछिए आप मैम से। हाँ मैम, मेरा नाम काव्य गाजा है, मैं कुशलगढ़ से हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि आज ही हमने न्यूज में देखा है कि 2 अगस्त से बच्चों की 1st to 12th तक की स्कूल ओपन हो रही है। जब व्यक्ति सुनने में आ रहा है कि तीसरी वेव बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, तो बच्चों के लिए इतना बड़ा फैसला कहाँ तक सही है मैम? बच्चे ये देखिए, आपको भी समझना होगा और हम सबको भी। अभी एक्सपर्ट्स ने भी यही राय दी है कि, और देखिए बचपन में जितनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इम्यूनिटी आप लोगों ने सुना होगा, इम्यूनिटी से मतलब है कि आपके शरीर में बाहरी ताकतों से लड़ने के कितने आपकी ताकत बन जाती है, और वो ताकत बनने का समय होता है बचपन से। तो जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, प्रोसेस में होती है, उस दौरान अगर हम जो टफ सिचुएशंस है या सर्कमस्टेंसेस है उनको फेस नहीं करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं बन पाएगी। और अगर हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं होगी तो हमें आगे भी जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों का, यानी कि हमारे फिजिकल, हमारी शारीरिक और मानसिक उसका संतुलन प्रॉपर नहीं रहेगा। तो एक्सपर्ट्स ने यही बहुत समय लगाया है, आप सोच सकते हैं साल भर हो गया है, ये स्टडी भी साथ साथ चल रही थी एक्सपर्ट्स की कि बच्चे हैं उसमें बच्चे ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए हैं, और अगर हुए भी हैं तो बच्चे स्वस्थ जल्दी भी हुए हैं। तो इस चीज को अब आप खुद ही सोचिए कि एक बार एक कही कहाई, जिसको कहते हैं ना सुनी सुनाई बात को, तीसरी लहर को हमें कंट्रोल में रखना है। आप और सब, हम सब की, हम बड़ों की भी और हम बच्चों की भी जिम्मेवारी है कि हम जहाँ रहें पब्लिक में हो तो मास्क पहन के रखें, अपने हाथों की स्वच्छता का और अपने मुंह और सब पूरे शरीर की स्वच्छता का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और वही है कि हम संतुलित भोजन करें। तो ऐसा मानना चाहिए अब कि जब एक्सपर्ट्स ने कहा है, और देखिए सरकार इन सब चीजों के प्रति काफी सेंसिटाइज्ड होती है, और अदरवाइज भी सरकार अपने आप तो हमारे हमने तो आपसे इस पृथ्वी को उधार लिया है भाई, आप लोगों को संभालना है। आप लोग अभी घरों में बैठे रहेंगे तो जो आने वाले प्रश्न या आने वाली कठिनाइयां हैं उनको आप लोग कैसे संभालेंगे, क्योंकि आपसे आगे आने वाली पीढ़ी भी आपसे कहेगी कि जब स्कूल समय पर क्यों नहीं गए,
तो अब हमें ये बीमार प्लैनेट क्यों दे रहे हैं? अगर ऐसी बात होगी, ऐसी सिचुएशन होगी, तो फिर कैसा रहेगा? अब मुझे लगता है कि ये आप सबको अच्छे से समझना होगा कि सरकार बहुत सोच समझ कर फैसले लेती है, और जरूरत पड़ेगी तो मुझे जहां तक लगता है जरूरत पड़ेगी, सरकार ओवर सेंसिटिव भी है इस मामले में, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रही है कि जरूरत पड़ेगी तो एकदम से बंद भी कर दिया जाएगा। क्योंकि अब हम सब, आप हो चाहे हम स्कूल के हों चाहे कोई भी हो, पेरेंट्स भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है। तो एक बार जब आप स्कूल आकर देखेंगे, जब तक आप आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे एक नॉर्मल तरीके की लाइफ, तो हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे? कोरोना से डर कर अगर घर में बैठे रहेंगे, अगर ध्यान रखने की जरूरत है तो ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर को रोकना भी हमारे ही हाथ में है। एक बार आकर देखते हैं, संभलते हैं, तब तक सिचुएशन का हमें भी पता लग जाएगा। तो ये थोड़े बहुत कभी कभी मैंने बताया ना, रिस्क तो हमें लाइफ में लेने पड़ते हैं, और आप लोगों की इम्यूनिटी को और आप लोगों के डेवलपमेंट को, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सबके उसका देखते हुए, पूरे विकास को देखते हुए आपके इन चीजों का या स्कूल का खुलना अत्यंत आवश्यक है। जी बिल्कुल। वैसे ये काफी ज्यादा हैरानियत की बात है कि काव्य चाहते हैं कि स्कूल खुले। तो अब अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ एकलव्य को। एकलव्य, आप अपना प्रश्न पूछिए मैम से। हेलो मैम। हेलो, मेरा नाम एकलव्य शर्मा है, मैं टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं और न्यूज में आ रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, तो स्कूल में बच्चों का जाना कितना सही है? और अभी तक तो बच्चों के लिए वैक्सीन भी नहीं आई है। बेटा, आपसे पहले भी यही प्रश्न पूछा, तो उसका उत्तर मेरा यही है कि बहुत सारी चीजों को नाप तोल कर ही सरकार ने ये फैसला लिया है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी स्कूल खुल चुके हैं। जैसे हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा, उसमें स्कूल पहले से ही खुल चुके हैं, पिछले हफ्ते ही स्कूल खुल गए थे। और भी कई स्टेट्स हैं जहां पर स्कूल खुल गए थे। और जैसे मैंने कहा, अगर सरकार को जरा भी लगेगा कि बच्चों को किसी तरह का भी नुकसान होने वाला है, तो सरकार पहले ही स्कूलों को एकदम से बंद कर देगी, जिसके लिए हम भी तैयार हैं। क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस तो शुरू करना ही होगा, नॉर्मलाइज लाइफ तो लानी ही होगी, करनी ही होगी। हम घर बैठे सब काम नहीं कर सकते, सब चीजें नहीं सीख सकते, पूर्ण विकास भी हम अपना नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स को भी अभी काफी समय हो गया है आप लोगों से, बहुत सारी चीजें आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाई भी हैं, और उन्होंने भी आपसे काफी कुछ सीखा है। तो ये एक जो परस्पर सीखने और करने की प्रक्रिया थी वो चलती रही। परंतु सोचिए कि जिन बच्चों के पास खुले मैदान नहीं है खेलने को, उनके घर के आसपास या उनके घरों में, सोचिए जिन बच्चों को अभी पढ़ना ठीक से नहीं आया था, टीचर की जरूरत थी, सोचिए आईटी कंप्यूटर सीखना, क्योंकि प्रोग्रामिंग और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आप लोग सीखने लगते हैं जूनियर क्लासेस से ही। तो ये सब चीजें आप वीडियो देख के, सारी चीजें सब बच्चे नहीं सीख सकते हैं। और जो एक पूरी क्लास में हम एक माहौल देखते हैं, जिसमें कि हम दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, परस्पर बहुत सारी लाइफ स्किल्स हम लर्न करते हैं, वैल्यूज भी लेते हैं। तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब हम एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। तो सरकार ने अगर ये हमारे लिए सोचा है कि स्कूलों को खोला जाए, तो बहुत ही ये एक्सपर्ट्स की राय से, एक्सपर्ट्स की बहुत ही जांच परख के बाद ही ये फैसला लिया गया है। बच्चों की पढ़ाई पर मैम, तो स्कूल में अभी क्या तो मैं एक ही प्रश्न पूछिए, अभी बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं मैम से बात करने के लिए, तो सबके प्रश्न हो जाएं। तो मैं अभी से अगर अंत में बचेगा टाइम तो मैं पुनः आपको आमंत्रित करूंगा। प्लीज आप अभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए
और अभी कोई माइक ना खोले अपना। अनादि, आप अपना प्रश्न पूछिए मैम से। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। मैम मैं पहले आपके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। रफ डायमंड्स को तराशती देश के भविष्य को निखारती हैं आप। रफ डायमंड्स को तराशती देश के भविष्य को निखारती हैं आप। एजुकेशन में नवाचार करती, जीवन में अनुशासन, लैंगिक समानता तथा रोजगार परक शिक्षा के महत्व को सजोती हैं आप। आप जैसी शिक्षाविद को मेरा शत शत नमन। आप जैसी शिक्षाविद को मेरा शत शत नमन। ओह माय गॉड, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जनरल और अदर कैटेगरीज में परसेंटेज में फर्क किया जाता है, जिसे डॉक्टर या पुलिस जैसी नौकरियों में या फिर स्कूल या कॉलेजों के एडमिशन में अगर जनरल 95% लाते हैं तो उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता है, और अगर अदर कैटेगरी 75% भी ले आते हैं तो उन्हें एडमिशन दे दिया जाता है। क्या समाज ऐसी व्यवस्था से एक काबिल व्यक्ति के योगदान से वंचित नहीं हो रहा है? आपका प्रश्न बहुत गंभीर है बेटा, और इसका सही जवाब मैं आपको दूं या आपको लगे कि मैडम ने मेरा सही जवाब नहीं दिया, तो आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें बहुत अलग अलग तरह की भिन्नताएं हैं, है ना, बहुत भिन्नताएं हैं, चाहे वो भाषा की हो, चाहे वो पहनावे की हो, चाहे खाने की हो, चाहे ज्योग्राफिकल हो, चाहे किसी तरह का भी हो, बहुत भिन्नताएं हैं। हाँ, और हमारे देश में बहुत सारे पिछड़ी जातियां भी रही हैं। पिछड़े यानी कि जिनके पास एजुकेशन नहीं थी या जिनके अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं था, जिनकी फैमिलीज जिन्हें ना पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी नहीं पढ़ा लिखा था, तो जब पढ़े लिखे होने का एक क्राइटेरिया बना, फिर पढ़े लिखे होने में ये हुआ कि कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे, जो पीछे थे वो पीछे ही रह जा रहे थे। तो शायद ये सब सोचकर कहीं कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि उनको भी मौका दिया जाए जो इस काबिल तो हैं लेकिन जो रिसोर्सेज से वंचित रह जाते हैं। अभी मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक परसों के न्यूज़पेपर में प्रवीण कुमार जो भारत की तरफ से आर्चरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स में, उनका उदाहरण देती हूँ। क्या उनका परिवार बहुत ही मामूली सा परिवार, बहुत ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, बहुत ही गरीब, और उनके माता पिता कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लेबरर काम करते थे। बड़ी मुश्किल से स्कूल वो जाते थे। जब वो स्कूल जाते थे, आने के बाद उन्होंने पढ़ाई में अपने आप को पूरी कोशिश करते थे कि अच्छे से अच्छा पढ़े, लेकिन फिर रिसोर्सेज की कमी थी, किताबें नहीं मिलती थी, लाइट नहीं होती थी घर में कि वो पढ़ सकें। अब आप उस बच्चे को अगर आप कहें कि एसी में बैठकर सारी लाइट्स और ट्यूटर है, ये है वो है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो अब प्रवीण कुमार ने क्या हुआ कि वो ऑलमोस्ट ये डिसाइड कर चुके थे कि मुझे भी अपने माता पिता के जैसे कंस्ट्रक्शन लेबरर काम करना है। ये हुआ कि उसने बताया कि वहां जाओ, वहां पर तुम दौड़ सकते हो। वो गए, उन्होंने दौड़ा, वो दौड़े और दौड़े तो फर्स्ट आए, प्राइज मिला, पैसा मिला, एक उत्साहवर्धन हुआ। फिर उनके टीचर ने उन्हें एक और पीटीआई साहब मिले, उन्होंने कहा तुम इस रेस में भी दौड़ो। वो 2-5 रेसेस में दौड़े। हाँ, तो ये हुआ कि भाई ये दौड़ने में बहुत अच्छे हैं, तो उनका सिलेक्शन हुआ फर्दर ट्रेनिंग के लिए। जब उनका सिलेक्शन हुआ फर्दर ट्रेनिंग के लिए, तो जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे तो कोई एक्टिविटी थी जिसमें कि 10 वो हिट करने थे पॉइंट्स। तो पहले ही अटेम्प्ट में बहुत ही आसानी से, जो दूसरों के लिए बहुत मुश्किल था, प्रवीण कुमार ने वो 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स को हिट कर दिया। तो ये हुआ कि भाई अरे तुम तो आर्चरी बहुत अच्छी कर सकते हो, आओ तुम एक बार दिखाओ कैसा। उन्होंने दिखाया अपना, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो काफी सालों तक वो बैम्बो का बना हुआ ही जो धनुष होता है उसी से ही प्रैक्टिस करते रहे। और अभी भी उन्होंने यही कहा कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं था,
जब भी मैं खेलता हूँ, जब भी मैं कुछ अपना इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो हमेशा मेरे लिए यही होता है कि मैं खोऊंगा कुछ नहीं, पाऊंगा ही। पाऊंगा से मतलब यही कि जो भी मैं करूंगा अच्छे से अच्छा करूंगा, और वो मेरी उपलब्धि होगी, ना कि मेरी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बहुत गरीबी है, निर्धनता है। तो जो आपने प्रश्न किया कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि परसेंटेज के बेसिस पर जनरल कैटेगरी के काफी कैंडिडेट्स या बहुत सारे कैंडिडेट्स रह जाते हैं, वंचित हो जाते हैं सेवा करने में या किसी तरह का योगदान देने में। तो अब आप सबको ये भी सोचना होगा कि क्या सरकारी नौकरियां ही खाली नौकरियां होती हैं योगदान देने के लिए? क्या हम और ऐसा नहीं कर सकते? आज अगर मैं बात करूं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे मान लीजिए आज एक किसी बच्चे ने, मैं एक दिन उस पे देख रही थी लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, वहां पर मैंने देखा किसी बच्चे ने उनके घर में एक तबेले में बहुत सारी गायें हैं। हाँ, तो उसमें उसने क्या किया, गायों का गोबर बार बार साफ करना पड़ता है, उसने एक मशीन बना दी। तो क्या हुआ, एक इनोवेशन हुआ। हाँ, तो वो योगदान, क्या उसका योगदान कम आका जाएगा बजाय उसके कि वो सरकारी अधिकारी बनकर ही देगा? तो ये बात हमें सोचनी होगी कि क्या सरकारी नौकरी नौकरी होती है? आज मैं प्राइवेट स्कूल में एक टीचर हूँ या प्रिंसिपल हूँ, तो क्या मेरा योगदान कब आका जाएगा? अगर मैं मान लीजिए किसी सरकारी स्कूल में या सरकारी पद पर होती, तो क्या मेरा योगदान बहुत ज्यादा होता? शायद। आप लोग समझदार हैं इस विषय में, आप सोच सकते हैं। तो मेरी तरफ से यही है कि हमारी जो प्रतिभा होती है उसको सोच समझकर देखकर हमें उसका पूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसमें जाना चाहिए, जेलसी में नहीं जाना चाहिए कि आई सर्टनली एग्री देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट प्रॉपरली डिवाइडेड। तो आप लोग जब ये विधानसभा में बैठेंगे तो ये भी प्रश्न आपका रहना चाहिए कि ये चीज को खत्म करिए कि हमें भी उतना ही अधिकार है जितना कोई दूसरा उसका है, और एक पर्टिकुलर लाइन होनी चाहिए कि यहाँ तक इनका आगे बढ़ेंगे, उसके बियॉन्ड अगर होता है तो वो जनरल कैटेगरी के प्रति भी शायद अन्याय होता है। तो ये आप लोगों को भी, अभी जैसे आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहे हैं, उसी से ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्रश्न है, तो आप लोग जरूर कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, जरूर कुछ ऐसे प्रयास करेंगे जिससे कि आप और समानता ला सकेंगे अपने समाज में। परंतु भूलना नहीं, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, जिसके पास बहुत कुछ नहीं है, उसको भी हमें आगे बढ़ाना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि मैं तो आगे बढ़ जाऊं और पीछे वाला पीछे रह जाए। जी बिल्कुल। और वैसे भी अगर राष्ट्र हित में योगदान देना है, छोटा सा क्वेश्चन है प्लीज। नहीं अनादि, आई एम सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर बाकी के बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा, इसीलिए आई एम सॉरी। ये कल भी होगा क्या? ये कल भी होगा क्या? बिल्कुल, सेशन तो रोज होते हैं, कल भी सेशन होगा। हाँ, अब आप लोग नाम लिख लोगे अगर आज नहीं आ पाया तो? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, बिल्कुल लिखेंगे। हाँ, एक चीज और, कमेंट बॉक्स में जो बार बार लिख रहे हैं, हाँ मैंने आपका नाम लिख रखा है, आपका भी अवसर दिया जाएगा। और जो चैट बॉक्स में बार बार लिख रहे हैं उन्हें अवसर लास्ट में दिया जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ इस चीज को। और ये भी हो सकता है कि अवसर ना दिया जाए, तो प्लीज चैट बॉक्स को स्पैम ना करें। और अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ जोगाराम को। जोगाराम, आप अपना प्रश्न पूछिए मैम से। माननीय अतिथि महोदया, मैं जोगाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुमे की बेरी जिला बाड़मेर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय अतिथि महोदया जी, मेरा यह प्रश्न है कि विद्यार्थी राजनीति और अध्ययन में किस प्रकार संतुलन बनाकर जीवन में प्रगति की राह पर चलें? बहुत अच्छा प्रश्न है जोगाराम जी आपका, और आपने जो पूछा है उसका उत्तर भी आपके पास है कि किस तरह से संतुलन बिठाया जा सके।
अगर आप संतुलन की बात करते हैं तो आपको ये चीज मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से कहूँ कि आप स्कूल भी जाते हैं और घर का काम भी करते हैं, है ना? तो जी मैम। आप क्या कर रहे हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, अपने स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसी तरह से आप अगर राजनीति में भी जाना चाहते हैं तो साथ साथ अपने अपने अब टाइम को और मैनेज करिए कि आप कितना समय अपने स्कूल का करेंगे, कितना घर का करेंगे और कितना राजनीति में जाने के लिए क्या क्या चीजों का, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको सही फैसले लेने आने चाहिए, आपको चीजों को, बातों को, किसी भी सिचुएशन को क्रिटिकल तरीके से सोचना चाहिए। आपको उसका ये सोचना चाहिए कि ये समस्या है तो इसका समाधान क्या हो सकता है, और समाधान ये नहीं है कि हर बार आप ही करेंगे उस चीज को उठाकर तो ही समाधान होगा। आप उस चीज को एक बार एक जगह कर देंगे, लेकिन उसको अगर आप डिसमिनेट करेंगे, दूसरों से बांटेंगे, दूसरों के साथ डिस्कस करेंगे, बताएंगे उनको अपने किसी भी समस्या का समाधान या लोगों की समस्या का समाधान, तो आप अपने अपने विचारों को भी विस्तृत कर पाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र को भी धीरे धीरे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। बच्चों, आप सब जैसे क्लास में करते हैं ना, जब तक टीचर अलाउ नहीं करते तो अपने आप को ध्यान रखते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आप लोग जितना ज्यादा बीच बीच में बोलेंगे समय उतना ही कम होता जाएगा। सो प्रतीक बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं, और अगर चैट बॉक्स में प्रश्न लिखेंगे बजाय इसके कि आई हैव ए क्वेश्चन, तो अपना क्वेश्चन उसमें लिख दें। तो अगर हमारे पास समय होगा तो मैं जरूर पढ़कर आप लोगों की भी बताऊंगी, और प्रतीक मुझे अलाउ करेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब भी आपको दिया जाएगा। ठीक है? बिल्कुल। काफी अच्छा लगा जोगाराम आपका प्रश्न। हाँ। और आप सरकारी स्कूल से आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, आप इतने एक्टिव हैं इस फील्ड में, वो सच में काबिले तारीफ है। अब अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ चित्रा शर्मा को। चित्रा, आप अपना प्रश्न पूछिए मैम से। हेलो मैम, मैं चित्रा शर्मा स्कूल से। मैम, ये है कि अभी स्कूल ओपन हो रही है तो कहीं रेगुलर 6 घंटे की स्कूल होती है, तो बच्चे रेगुलर कंटिन्यू 6 घंटे कैसे लगा पाएंगे? और कहीं कहीं स्कूल इतनी बड़ी नहीं होती है कि डिस्टेंस मेंटेन कर पाए, या फिर कहीं इतनी बेंचेस नहीं होती है कि बच्चे अपनी मतलब 2 गज की दूरी जैसी बोलते हैं सब, तो वो इतना मेंटेन कर पाए। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा आपने। और जो आपने कहा कि 6 घंटे का स्कूल, सरकार अपनी गाइडलाइन तैयार कर रही है, 1 या 2 दिन में वो गाइडलाइंस आ जाएंगी, और सभी स्कूल अपने आप को इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार कर रहे हैं कि अगर बच्चे इतने आते हैं तो हमें कैसे उनको हैंडल करना है, डील करना है, और इतने बच्चे आते हैं तो किस तरह से करना है। जैसे कि एक बार स्कूल खुला था, 9 से 12 तक के बच्चों को अलाउ किया था, और पेरेंट्स की सहमति से बच्चों को अलाउ किया था आने का। तो उस समय कोई हमने जब किया तो कोई जैसे, अब आपका प्रश्न सही है कि कुछ स्कूलों में इतना स्पेस नहीं होता कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके, तो उसमें उसके प्रति भी जो सरकार की गाइडलाइन बहुत जल्द आ जाएंगी, और उन गाइडलाइंस के हिसाब से ही स्कूल चलाना हमारे लिए संभव होगा। और मान लीजिए आपके स्कूल का कहीं आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग या SOPs को नहीं माना जा रहा है, तो आप अपने मुख्यमंत्री को लिखिए, आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखिए, आप बताइए, आप अपने टीचर्स से पहले बात करिए कि ये चीज नहीं हो रही है तो क्या हम इनको अलग तरीके से कर सकते हैं। आप करिए इन चीजों को, क्योंकि और ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न दर्शाते हैं कि आप कितने जागरूक हैं, और इसी जागरूकता का आप हमेशा ध्यान रखें और अपना जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का रास्ता भी सोचें। और मैम, आप क्या कहेंगे, अभी स्कूल खोले जाने चाहिए, नहीं खोले जाने चाहिए? क्योंकि अभी सेकंड वेव से तो हम आए हैं, लेकिन अब थर्ड लेयर आने का भी अलर्ट है, तो आपके अकॉर्डिंग खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए? प्रतीक, आप अलाउ करते हैं इस प्रश्न का उत्तर देना? जी, दरअसल ये बार बार एजुकेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक बार एजुकेशन वाले सारे बच्चे संतुष्ट हो जाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो स्कूल, मैंने तो पहले भी कहा बच्चों,
कि स्कूल खोले जाने चाहिए। एक बार आपकी जो इम्यूनिटी है घर बैठे कमजोर हो गई है, उसको बिल्टअप करने के लिए, क्योंकि अभी आपकी जो उम्र है, आपके जैसे कितने हजारों लाखों बच्चे हैं जो घरों में कैद हुए बैठे हैं, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे रीजंस हैं, उसकी वजह से पेरेंट्स नहीं जाने दे पाते हैं। सभी तरह के कोविड बिहेवियर को उसकी अनुपालना करते हुए जब हम सब उसमें रहेंगे, उस माहौल में, उस परिवेश में, तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी। और इससे कतई ही ये नहीं डरना चाहिए कि स्कूल खोले जाने चाहिए। नहीं, सरकार ने सोच समझकर फैसला लिया है, और ये फैसला एटलीस्ट अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं तो इस फैसले का स्वागत करती हूँ। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कि एसओपीज को हम सबको मानना होगा। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा। जी, तो अब मुझे पहले आप लोग ये बताइए, क्या अभी भी किसी का क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड रह गया है? तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। आप कैमरा ऑन करके अपना हैंड रेस कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए आप अपना, और हैंड रेस कीजिए। जैसे स्कूल में करते हैं ना, कुछ पूछना होता है तो हैंड रेस, तो आप लोग हैंड रेस कीजिए। हम सारे क्वेश्चन को एक बार में ही ले लेते हैं और फिर मैम उनका मिला जुला आंसर दे देंगे, तो इससे हमारा टाइम भी कम होगा और क्वेश्चन भी सबके हो जाएंगे। हाँ नितिन, पहले आप पूछिए। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम मोहित शर्मा, मैं राजस्थान जयपुर शहर सनराइज चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल का छात्र हूँ। मैम मेरा आपसे ये प्रश्न है कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था क्यों लागू है? इससे मिडिल क्लास के लोगों के स्टूडेंट को बहुत हानि पहुंचती है, तो क्या भारत सरकार ये आरक्षण हटा नहीं सकती क्या? इससे जैसे हम जैसे बच्चे होते हैं वो पढ़ लिख कर भी इतने अच्छे मार्क्स ला कर भी पीछे रह जाते हैं। हम जैसे हमारा फ्यूचर करियर बर्बाद हो जाता है। तो अगर भारत सरकार आरक्षण को हटाकर मेरिट लिस्ट निकाले तो सबको समान अधिकार मिलेगा। जी, ताशवी, आप भी अपना क्वेश्चन ऐड कीजिए इसमें। हेलो ताशवी, हेलो, गुड इवनिंग, क्या मेरी आवाज आ रही है? Good evening, ma'am. I am Tashvi Sharma from Ahmedabad, Gujarat. Ma'am, I have a suggestion. हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर साल नई नई बुक्स खरीदी जाती हैं। एनसीईआरटी भी सस्ती होती हैं, परंतु ऑक्सफोर्ड की, आईसीएसई की, आईबी की बुक्स बहुत महंगी आती हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि बुक्स की अथॉरिटी स्कूल को दे दी जाए, जिससे हर साल कॉलेज स्कूल के बच्चों को बुक्स रेंट पे दी जाए, वे एक्सरसाइज पेंसिल से कर लें और गुड कंडीशन में वे ईयर एंड में स्कूल को बुक्स फिर से दे दें, सबमिट कर दें, जिससे कितने पेड़ बच जाएंगे, जिससे कितने पेपर बच जाएंगे, कितने पेरेंट्स की मनी बच जाएगी। और वैसे हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रहे हैं पेरेंट्स के, पर इतने ज्यादा बच्चों को वो नहीं जोड़ पा रहे हैं। पर अगर स्कूल इसकी अथॉरिटी ले लेती है तो बहुत सारे बच्चे इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ पाएंगे और बहुत सारे पेपर, मनी और बहुत कुछ सेव हो सकता है। जी, बहुत अच्छा आपका सुझाव है ताशवी जी। एजुकेशन से रिलेटेड किसी और का क्वेश्चन है? हाँ मुरलीधरन, पूछिए। भैया मैं बोलूं? मुरलीधरन, आप पूछिए पहले। हाँ थैंक यू। हाँ, मेरा नाम ईशा करानी है, मैं कक्षा 7 से बोल रही हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसा है वो वैसा ही अच्छा है, या हम उसे और बेटर कर सकते हैं? क्योंकि मैं इस जगह होती तो मैं बहुत सारे चेंजेस लाती। ये मेरा क्वेश्चन है। जी, जानवी। थैंक यू भैया। माय क्वेश्चन इज, गुड इवनिंग मैम, मैं नव्या करानी क्लास 6 की छात्रा हूँ, जयपुर राजस्थान सनराइज चिल्ड्रन एकेडमी की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है, जबकि उन्हें गुड टच व बैड टच
भी समझाया जाता है, फिर भी हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी सरकार इस विषय में गहराई से क्यों नहीं विचार करती? ओके ओके जी, तो अब मुझे लगता है इतने क्वेश्चन इनफ है, बहुत सारे वो आ दीक्षा का हाँ एक दीक्षा हाँ। पूछ सकती है? कार्तिक भैया हाँ दीक्षा पूछिए। ललिता अभी प्लीज माइक बंद भैया। कीजिए। भैया प्लीज मेरा क्वेश्चन लेने दीजिए मुझे। हाँ बिल्कुल, अभी मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। भैया एजुकेशन से ही है मेरा रिलेटेड क्वेश्चन। मेरा भी। फिर वो सब मैशअप हो जाएगा, तो आप पहले इतने आंसर देने दीजिए, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। अभी सब लोग अपने आप को म्यूट करिए और धीरे धीरे नहीं, अभी आपके प्रश्न आए थे, उसके साथ साथ सुझाव भी आए हैं और आपके प्रश्न में आपका उत्तर भी दिया है आप दो ने, तो कि भाई किताबें हम ऐसा क्यों नहीं करते, एक बुक बैंक बनाकर बच्चे उस पर खाली पेंसिल से लिखें, इरेज करके एक से दूसरे बच्चे को पास ऑन करते जाएं। बहुत अच्छा सुझाव है और हो सकता है आने वाले समय में किताब भी ऐसी हो जो कागज की नहीं बनकर और किसी उसकी बने। तो क्यों नहीं आप इस बारे में सोचते, आप में से कोई, कि कागज के ऊपर लिखने की बजाय, प्रिंट होने की बजाय हम किताबें दूसरे तरीके की बनाएं। हालांकि आज किताबें एनसीईआरटी हो चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, ई बुक्स सभी की अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। हो सकता है इंटरनेट फैसिलिटी सबके पास नहीं हो, तो उस चीज को देखते हुए ये बहुत ही सोचने का विषय है, एक इनोवेशन का भी विषय है कि आप लोग सोचें कि कैसा इसका एक अनूठा आयाम आप स्थापित कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि आरक्षण और इन सब के बारे में, तो बच्चे इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि भाई आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये काम सरकार करती है, लेकिन सरकार को बहुत सारी चीजें एकदम से, जैसे बोलते हैं ना, दिन को रात नहीं कह सकती और रात को दिन नहीं कह सकती, और उसमें भी समय लगता है। और उसी तरह के प्रयास पूरे समाज के चाहिए होते हैं चेंज लाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज एकदम से ओवरनाइट चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने प्रश्न किया कि हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं, लड़कियों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। आपको एक चीज में ऐड करना चाहूंगी, आपने अच्छा बताया और ये बहुत सुनकर मुझे खुशी हुई कि आपके स्कूल में गुड टच और बैड टच के बारे में बात की जाती है, जो जरूर होनी चाहिए। खाली लड़कियों के लिए ही नहीं होनी चाहिए, लड़कों को भी बताना उतना ही जरूरी है कि गुड टच और बैड टच क्या है। अब इसका दूसरा मेरा आपसे ये है कि जब आपसे स्कूल में आपके टीचर्स फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, तो क्या होता है, अमूमन हम लड़कियां पीछे हट जाती हैं। छोटे बच्चे 6, 7, 8 तक थोड़ा एंथुजियाज्म होता है। घर पर भी क्या होता है, कभी कभी मम्मी या पापा बोलते हैं तुम छोटी हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, कोई भी किसी तरह का, तुम्हारा भाई बड़ा है या भाई आराम से कर देगा, कोई वेट उठाने का है या कुछ ऐसा। तो क्या हुआ, फिर आपने अपने आप को कमजोर क्यों कर लिया एकदम से? ना तो आप काम करती हैं बराबर का, ना ही आप सोचते हैं कि मैं अपनी बॉडी का, अपनी स्ट्रेंथ या सेल्फ डिफेंस या अपने फिजिकल, अपने जो वो है स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करूं। आप लोग करने के प्रयास करते हैं। ये बराबरी सिर्फ और सिर्फ सरकार के लाने से नहीं होगी, बराबरी हमें अपने आप लानी होगी। ऐसा नहीं है कि सभी लड़के सभी को परेशान करते हैं, ऐसा कतई नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सभी लड़कियों को उसी तरह की या सभी लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आज जितने भी बच्चे बैठे हैं या सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप सभी से मैं यही, इसीलिए अब देखिए ना, स्कूल खोलने क्यों जरूरी हैं? स्कूल इसीलिए खोलने हैं, जरूरी है ताकि फिजिकल एक्टिविटीज हो सके, ताकि हम सब खेल कूद सकें, हम सब आपस में एक दूसरे से तालमेल बिठाने का काम सीख सकें, कोऑर्डिनेशन सीख सकें, अगर गलत है तो गलत कहने का साहस रख सकें, अगर हमें कोई अलग तरीके छूने का कोशिश करता है तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित बनाएं, ये भी हमें सीखने की जरूरत है। तो ये सब चीजें आपने पूछी तो बहुत अच्छा लगा, परंतु आपने प्रश्न बहुत अच्छे पूछे
और प्रतीक बच्चे बहुत ही बड़ा चैलेंज मेरे लिए रख रहे हैं सभी के। मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि बच्चे इतना सब सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे सोचते नहीं है, मुझे मालूम है बच्चों के मन में बहुत प्रश्न चल रहे होते हैं, मौका कभी कभी नहीं मिलता है, तो प्रश्न पूछने में झिझक बढ़ती जाती है और वो झिझक के तौर पर फिर वो अपने आप को प्रश्न पूछना ही शायद बंद कर देते हैं, जबकि प्रश्न पूछना कभी भी गलत नहीं होता। जी, आज मुझे ऐसा क्या भी मैं लगता क्लास है कि भैया आप म्यूट कीजिए। रिद्धि, दीक्षा, आप अपना माइक बंद कीजिए। और मैं सच बता रहा हूँ, अगला नंबर मनीष का ही था, लेकिन माइक ओपन किया, इसीलिए मैं अब थोड़ा इसे और आगे लेके जाऊंगा आपकी चांस को। और आज थोड़ा मुझे ऐसा लगता भी है कि बच्चे ना प्रिंसिपल का नाम सुन के भटक गए हैं, राजनीति भूल के सबके सब स्कूल और एजुकेशन पे ही आ गए हैं। हाँ। लेकिन मुझे अभी कमेंट बॉक्स में दिखा कोई राजनीति से क्वेश्चन पूछना चाहता है। हाँ। तो माही, आप क्वेश्चन पूछिए अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम माही जैन है और मैं कुशलगढ़ से हूँ। राजनीति की शुरुआत ऐसे तो कॉलेज से होती है, छात्र संघ के चुनाव लड़ते हैं तब, लेकिन अभी हम इस सत्र में छोटे छोटे जो स्कूल से बच्चे पढ़ रहे हैं और राजनीति को समझ रहे हैं, राजनीति के संबंध में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि हमें भी राजनीति में जुड़ जाना चाहिए? बेटा, राजनीति में आने की ऐसा जैसे जिसको बोलते हैं ना एक्टिव पॉलिटिक्स, उसकी एक पर्टिकुलर उम्र होती है। वरना क्या होगा कि आप अपने आप को शायद बैलेंस नहीं रख पाएंगे। परंतु क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिक्स में आने का, वो क्लियर होना चाहिए। आपको लॉ की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने प्रति लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए ऐसे भी कार्य करने होंगे या करने होते हैं जिनसे कि लोग आपसे जुड़ते हैं, आप पर विश्वास करने लगते हैं। हम अपना वोट देते हैं, आप और अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं, वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है। हमारे देश में हमारे जो राजनेता रहे हैं या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को बहुत बखूबी पहचाना कि वन पर्सन वन सिटीजन वन वोट एंड दैट वन वोट मैटर्स अ लॉट, राइट। सो हम सोच समझकर अपना वोट दें। इस जब जैसे आपने कहा कि क्या स्कूल से ही, हाँ क्यों नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों को, और आपको करना भी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स से प्रश्न पूछें कि भाई आप जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वोट करने जा रहे हैं उससे मुझे क्या फायदा होगा, या मेरे लिए वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या करने जाएगा। आप किस से, तो अपने घर में चर्चा कीजिए, धीरे धीरे उस चर्चा को पड़ोस में करिए, धीरे धीरे और अपना दायरा बढ़ाइए। अपने स्कूल में ऐसे लोगों को बुलाइए जो आपकी बात सुन सके और आपको गाइड कर सकें, क्योंकि ये देखिए शुरू से ही होता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में जाते ही हम क्या देखते हैं, तस्वीर ज्यादातर क्या देखते हैं कि हम देखते हैं किसी ने हो हड़दंग किया और एकदम से उसने चिल्लाना शुरू किया और उसको हम नेता मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें सोच समझकर डिसाइड करना चाहिए। ये चीजें बहुत बड़ी जिम्मेवारी की होती हैं। तो आप अगर स्कूल से ही इन चीजों के प्रति अपने एक फोकस लेकर चलेंगे कि हमें ये रास्ते पे जाना है, ये चीजें करनी, क्योंकि राजनीति बेटा एक दिन का 10 से 5 का नौकरी जैसा नहीं है। राजनीति होती है 24/7। एरिस्टोटल ने कहा है सबसे मुश्किल इस दुनिया में राजनीति करना है। घर में बैठकर या पड़ोस में या कहीं पर गप्पे मारते टाइम पार्टीज को या नेताओं को या किसी सरकार के किसी फैसले को गलत सही ठहराना, बताना, बोलना बहुत आसान है। और आज के समय में तो बोलने से पहले हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इतने ओपन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दे रखे हैं जहां पर वो सब अपने सजेशंस, अपने सुझाव लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री जब भी कोई सेशन लेते हैं वो लोगों से प्रश्न के पहले प्रश्न पूछते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले ही
जब हो सकता है आप में से बहुत छोटे रहे हों, 500 का नोट कैसा होना चाहिए उसका डिजाइनिंग बच्चों से पूछा गया था। 200 का नोट कैसा होना चाहिए उसका डिजाइनिंग। तो देखिए ये पार्टिसिपेशन होता है अपने देश के रन करने के या उसकी पॉलिसीज को डिसाइड करने में। आप बच्चे हैं तो क्या इसका मतलब ये कतई नहीं है, आपके पास चाइल्ड राइट्स तो हैं, आपके पास ह्यूमन राइट्स तो हैं आपके पास। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास राइट्स ही नहीं है। नो, you have so many rights, but how much you exercise about those rights, how much you know about those rights, how much you acknowledge those rights, that's again a matter of learning for each one of us. And once we learn that yes, these are my rights and this is how I am supposed to, because rights के साथ duties भी होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने कहीं जरूर बताया होगा कि राइट्स एंड ड्यूटीज वॉक हैंड इन हैंड। एक दूसरे को बैलेंस बनाने के लिए हम हमेशा अपने राइट्स की बात नहीं करते रह सकते। हमें अपनी ड्यूटीज भी उतने ही जिम्मेवारी से निभानी चाहिए जितने हम अपने राइट्स के प्रति जागरूक होते हैं। तो आशा है आपका प्रश्न का मैं उत्तर दे पाई। जी, थैंक यू मैम। I have a one question, please. हाँ रिद्धि, अभी पूछते हैं, आप माइक बंद कीजिए अपना। अब राजनीति से रिलेटेड और किसका क्वेश्चन है वो अपना कैमरा ऑन करके हैंड रेस कीजिए। ललिता सर मेरा। हाँ, तो पहले ललिता आप अपना प्रश्न पूछिए मैम से। उसके बाद दीक्षा। प्रथम मैं ललिता रावल नागौर जिले से आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम बेटा। मैम, आजकल मुझे स्कूल के वो दिन याद आने लग गए हैं कि जिसे मैं कुछ पंक्तियों में बयां कर रही हूँ। कभी प्लस करना भूल जाते थे हम, तो कभी ब्रश करना भूल जाते थे हम, कभी तो छुट्टियों भी भूल जाते थे हम, और छुट्टियों में भी स्कूल चले जाते थे हम। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम। ये उन दिनों की बात है जब हम स्कूल जाते थे हम। वाह, मैम, क्या बात है। मेरा क्वेश्चन है कि हम बच्चे राजनीति में आना चाहते हैं तो हमें तैयारियां स्कूल स्तर से शुरू करनी चाहिए या फिर कॉलेज स्तर से? हम राजनीति में कैसे आए, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले मैम तो आप आंसर करें उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मिलते जुलते ही होंगे। दीक्षा आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम दीक्षा मोदी है, मैं बीकानेर से फ्लाइस्टोबल स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राजनीति में आने के लिए हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जी, दोनों क्वेश्चन सेम ही थे लगभग। हाँ, और मनीष आप क्या पूछना चाहते हैं मैम से? मेरा क्वेश्चन शिक्षा से रिलेटेड है। अच्छा, तो आप अभी वेट कीजिए। अभी कोई हैंड रेस कर रहा था सर, मतलब सॉरी भैया मैं हाँ लुबना आप पूछिए। मैं बोल सकती हूँ? एक सेकेंड बस, लुबना पूछ ले। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज लुबना और मेरा सवाल ये, मैं जोधपुर से हूँ और मेरा सवाल ये है कि राजनीति से शिक्षा का क्या संबंध है? ओके। बहुत सारे पॉलिटिक्स में अनएजुकेटेड लोग हैं। हाँ, ये वाला प्रश्न भी वैसे हो चुका है, अशिक्षा वाला शुरुआत में ही हो गया था। शानम आप पूछिए अपना प्रश्न। ये शानम के बाद मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल तनीषा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शानम। My name is Shanam Akhtar. I am 5th class student. My school name is St. Frobel Senior Secondary School and I live in Delhi. Okay. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्कूल लेवल पर हमारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो क्या हम वो कह सकते हैं कि वो हम बच्चों के लिए एक राजनीति की ही शुरुआत होती है? Okay. Is that? Can I answer? Yes. तनीषा का और क्वेश्चन ले लेते हैं, काफी देर से वेट कर रही हैं तनीषा। यस तनीषा। यस मैम।
मैम मेरा नाम तनीषा जैन है। मैं राजस्थान के जयपुर जिले से हूँ। मैं संस्कृति किरणच अकेडमी स्कूल में पढ़ती हूँ, कक्षा 7वीं में। मैम सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा। मैम आपके लिए मैं एक दोहा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओके। गुरु अनंत है जगत में, बाकी सब विषभेद। सदगुरु सत अनंत हैं, प्रभु से कर दे मेल। गुरु की महिमा आदिकाल से लेकर वर्तमान तक है और आगे भी यथावत ही रहेगी। गुरु समाज को शिक्षित कर किसी भी देश को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे गुरु को हमारा शत प्रणाम है। धन्यवाद। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बहुत सारे नेताओं से बात की थी। मैम उनसे मैंने पूछा था कि प्राइवेट स्कूल्स में ऑनलाइन क्लास चलती है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें क्यों नहीं चलती। मैम अगर आपको वह मौका मिल जाए कि आपको गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों से बातचीत करने का मौका मिल जाए, तो मैम आप कितनी प्रोत्साहित होंगी, आपका व्यवहार कैसा होगा। और कोई प्रश्न या प्रतीक? हाँ, अब आपका नेक्स्ट राउंड में लेते हैं। पहले इतने ही क्वेश्चन मैम आंसर कर दें, फिर आपके क्वेश्चन लेंगे लास्ट राउंड में, ठीक है। इसके बाद फिर एंड करेंगे। भैया मेरा भी। हाँ, नेक्स्ट राउंड में। हाँ, नेक्स्ट राउंड में सबका। मेरा भी। हाँ, in the meantime, please put off your mic. Please put off your mic in the meantime. आपके प्रश्न बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, और इसके साथ साथ ही मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, बात करते हुए। आपका प्रश्न और आज का विषय भी यही है कि क्या हम राजनीति स्कूल से ही शुरू कर सकते हैं या कॉलेज में आकर या और बड़े होकर। तो जैसे मैंने एक रेफरेंस दिया कि विक्रमादित्य कैसे बचपन में ही सभा लगाकर और कैसे प्रश्नों को हल करते थे या कैसे जवाब देते थे और किस तरह से सोचते थे, है ना। तो आप सोच सकते हैं। और जैसे आपने शनम ने भी कहा कि क्या जब हम डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एक तरह की शुरुआत होती है हमारी राजनीति की। एक चीज से या एक ही प्रश्न, एक ही किसी एक्टिविटी से नहीं डिसाइड हो सकता कि ये मेरा राजनीति की तरफ एक पहली सीढ़ी है या ऐसा कुछ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रवीण कुमार का कि कैसे उनका एकदम से जब वो एथलीट बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने 10 के 10 पॉइंट्स को हिट किया तो उनका ट्रैक बिल्कुल बदल गया, वो आर्चर बन गए और आज वो हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं ओलंपिक टोक्यो 2020 में। तो कोई भी सिचुएशन आपको कैसे आप उसको देखते हैं, क्या आपका उससे लर्निंग होता है, क्या आप उसके प्रति अपना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, कितना आप उसका इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं उस एक्टिविटी से, ना सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं पर दूसरे लोगों पर भी और उस सिचुएशन पर। तो वो मैटर करता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीजें मेरे कंट्रोल में है या मुझे इधर ही मैं इधर जाकर बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो सोचने में कोई हर्ज नहीं है। किसी तरह का आपको उससे गुरेज नहीं रखना चाहिए कि हाँ आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि राजनीति, एक्टिव पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, उसका एक पर्टिकुलर एज डिसाइड किया है। जैसे कि वोट देने की उम्र होती है 18। आप जिस दिन 18 साल के हो जाते हैं आपको राइट टू वोट मिलता है, जिसको कि आपको सोच समझकर करना चाहिए। परंतु देखिए वही बात आती है कि अगर आपको राइट टू वोट मिल गया है तो आप वोट अपना उस पहली अनुभव में किसको देंगे, कैसे देंगे, उसके बारे में अगर आप सोच समझ कर देंगे और आपकी वोट की वजह से दोनों ही चीजें चेंज होंगी, दिशा और दशा। दिशा किसकी, जिसको आपने इलेक्ट किया है, दशा किसकी, हमारे आसपास के जगह की या हमारे शहर की, मोहल्ले की, शहर की या हमारे पूरे देश की। समझा। तो जब हम इस तरह की प्रश्नों का, और अनदर पॉइंट विच आई वांट टू से कि जब आप स्कूल में हैं तो आपके आसपास की जो भी आप
प्रॉब्लम्स को देखते हैं। थोड़ा सेंसिटिव रहिए अपने आसपास के माहौल के प्रति। अपने अदरवाइज भी आप लोग सुनते हैं, डिबेट्स भी सुनते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, जानकारी भी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए और आप सब बड़े जागरूक हैं। ये मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा और विषय बहुत ही अपने आप में एक रुचिकर होने के साथ साथ बड़ा चैलेंजिंग भी है कि स्कूल के बच्चे पॉलिटिक्स में जाने की सोच रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरे को लगा कि मुझे ये बच्चों से बात करनी चाहिए। जब आप सोशल साइंसेस पढ़ते हैं तो आपके टीचर आपको क्या बता रहे होते हैं? आपके टीचर आपको यही बता रहे होते हैं ना कि आपके देश में क्या पॉलिटिकल सेटअप है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या राइट्स और ड्यूटीज देता है। तो आपका मेकिंग तो वहीं से शुरू हो जाता है। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का एक पर्टिकुलर एज होता है। आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं, क्यों फॉलो करना चाहते हैं। आप मान लीजिए एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने के अलावा आपका क्या ध्येय है। मान लीजिए आज अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं कि मोदी जी ने स्वच्छता को शुरू किया, तो क्या आपका भी अपना कुछ ऐसा मोटिव है? क्या आपने सोचा है कि आपको क्या करना है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में, जैसे मैंने बच्चों आपसे पहले भी कहा कि पॉलिटिक्स 10 से 5 नौकरी नहीं है। पॉलिटिक्स होती है 24/7। पूरा टाइम आपको ध्यान रहना पड़ता है, सेंसिटिव रहना पड़ता है लोगों की भावनाओं, इच्छाओं, जरूरतों। आप चाहे कुछ भी समझे इनको, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको ये शायद आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, मोदी जी दिन में मतलब पूरे 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 6 घंटे वो क्या कर पाते होंगे। और मैं आपसे नहीं कह रही कि आप 18 घंटे काम करें, क्योंकि हम अपनी एज के हिसाब से काम करते हैं, परंतु एट द सेम टाइम he is now 60 plus a person but still he is working. मैं 18 घंटे नहीं करती हूँ, लेकिन काफी टाइम लगता है हर चीज को करने का। और पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल भी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या फेयर पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्के दुक्के एग्जाम्पल से या 10-5 लोगों के एक्सपोजर से आपको ये नहीं मानना चाहिए। और आप पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? टू क्रिएट अ डिफरेंस। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस? डिफरेंस इन वर्किंग, फंक्शनिंग। तो आपको पहले जब आप स्कूल में हैं तो शुरू से आप अपना सोचिए, जो आप अपने सोशल साइंसेस में पढ़ रहे हैं, वो आपका एक अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन या अपने देश के सिस्टम के बारे में जानकारी के लिए है। और जब आप उसको सीख जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपकी रुचि स्वतः बढ़ती जाती है और आप हर चीज को अपने तरीके से सोचने देखने लगते हैं और कैसे क्रिटिकल एनालिसिस करके आप चीजों के बारे में पूछते हैं या आगे उनका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। खाली प्रॉब्लम ढूंढना ही सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन भी होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बीच में कहीं कोई किसी तरह की बाधा आती है, आप वेट अ मिनट, आप मान लीजिए आप कुछ कर रहे थे, हाँ, और एकदम से किसी ने, विरोधी ने आकर आपको किसी तरह का अपोज किया, तो पॉलिटिक्स में तो ऑपोजिशन होगा ही होगा। और ऐसा, अच्छा आप मुझे एक छोटा सा प्रश्न का आप लोग अपने तक रखें, बताएं, अनम्यूट नहीं करें। क्या घर में किसी तरह की छोटी मोटी पॉलिटिक्स नहीं होती? मम्मी कभी बोलती हैं या पापा कभी बोलते हैं, नहीं नहीं वो छोटा है, नहीं नहीं वो बड़ी है, नहीं नहीं वो ये इसको दे दो, अच्छा तुम चुप रहो, ये बात मुझे बोलने दो, ऐसा आप ऐसे कहिए, आप ऐसा सुनिए। हाँ, होता है। तो ऐसा नहीं है, हाँ, तो ये सब होता है। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स हमारी जिंदगी से अलग है, परंतु एक्टिव पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जानकार लोगों को आना जरूर चाहिए और अभी भी हैं और आते रहे हैं। क्या आपको लगता है सरदार पटेल जैसे लोग पढ़े लिखे नहीं थे?
ऐसा लगता है क्या? क्या आपको लगता है आज जो आपने सुना होगा हमारे एक राज्य मंत्री बने हैं और वो राज्य मंत्री उनके, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, उनके माता पिता आज भी अपने उस छोटे से झोपड़े में ही रहते हैं और आज भी वो मजदूरी करते हैं जैसे दूसरों के खेत पे पहले कर रहे थे। किसी तरह का उन्होंने अपने आप को एक कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर दिया और अपने पेरेंट्स के प्रति ये नहीं कि नहीं आप लोग ये छोड़िए और मैं आपको ये सुख सुविधा दे रहा हूँ। एंड वो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे थे वो हम करना चाहते हैं, उसमें हमें अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा बेटा आज देश की सेवा के लिए आगे बढ़कर या आगे आया है या मंत्री पद मिला है, परंतु वो उसको मिला है वो पद, हमें नहीं मिला है। तो ये ऐसा नहीं है कि उदाहरण कम है, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अगर आप अच्छे लोगों की तरफ देखेंगे तो आपको वो भी मिलेगा। तो सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। राजनीति का क्षेत्र आप कब से शुरू करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्कूल से ये शुरुआत नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से स्कूल से भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जब आप पढ़ते लिखते हैं तो आपको बताया जाता है, सोशल साइंसेज जब आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो आई एम श्योर आगे से अब आप ध्यान रखेंगे और डिस्कस करेंगे चीज़ों के ऊपर कि ये चीज़ें ऐसे क्यों बनाई गई या ये संस्थाएं ऐसे ही काम क्यों करती हैं, कुछ और तरीका क्यों नहीं हो सकता और नई ऑर्गेनाइजेशंस कैसे डेवलप होती हैं। जी, एक तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि बच्चे एसएसटी पढ़ते टाइम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते। हाँ, तो आज से मुझे अब विश्वास है कि आज से बच्चे सोशल साइंसेज में भी उतना ही इंटरेस्ट दिखाएंगे। हाँ, तो अब क्वेश्चन का अपना लास्ट स्लॉट लेते हैं। रिद्धि, पहले आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा प्रतीक भैया। मैम नमस्कार। मैं रिद्धि बोली आपके डिजिटल बाल मेला में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज के समाज में कोई जगह लड़कों की शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा पे भेदभाव हो रहा है, आपका इसमें क्या मत है? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषिकेश। थैंक यू प्रतीक भैया। गुड इवनिंग मैम, मैं लक्ष्मी शर्मा करौली जिले से। मैम मेरा यह प्रश्न है कि मैम हमारे स्कूल 2 सालों से बंद है, इस पर बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर हुआ है और जिन्होंने नए एडमिशन लिए उन पर तो बहुत ही हुआ है, तो इसे सुधारने के लिए सरकार क्या करेगी? अजय, आप पूछिए। अजय अनम्यूट। अजय नाम से जो फोन है, हाँ अपना नाम बताएं। गुड इवनिंग मैम, मैं निशा प्रजापत महापरा मोड़ से। यस निशा। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति चलाई है, तो उसमें बताया है कि बच्चों को इसमें छूट दी जानी चाहिए और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी दिया जाना चाहिए, लेकिन उस शिक्षा नीति में ये क्यों नहीं बताया गया है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है? अच्छा प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न अब मनीष ढाका, आप पूछिए। मैम आपको मेरा नमस्कार। मैं मनीष ढाका राजस्थान के नागौर जिले से हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि सबसे दुखद बात यह है कि आज भी महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। खास तौर से ऐसे उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। माता पिता अपने लड़कों को तो पढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों से घर का काम करवाते हैं। आज कंप्यूटर का जमाना है, फिर बच्चे इससे वंचित क्यों? और गांव के गरीब बच्चों के पास मोबाइल नहीं है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, कैसे होगा बच्चों का विकास? क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। ये सोचने का विषय है। प्रतीक, मैं जवाब दूं? हाँ जी मैम, ये आखिरी प्रश्न था। ओके मनीष, आपसे शुरू करते हुए मैं आऊंगी क्रम से। आपने कहा कि लड़कियों के प्रति ऐसा है कि किसी तरह का भेदभाव ना का रहता है। मनीष, आपसे मैं एक चीज, आपसे ही नहीं सभी बच्चों से, जब आप भेदभाव देखते हैं तो क्या आप उसके कोई सॉल्यूशन सोच सकते हैं? यस मैम। सॉल्यूशन? जी मैम, आप सोच सकते हैं।
बिल्कुल। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि आप मेहनत करें और जब आपको समय मिले आप उस अपने समय में से समय निकाल कर अपने, मान लीजिए आपके घर में कोई हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? उनको समझाना चाहिए, बैठना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। और जब हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है तो डिजिटल रिसोर्सेज शेयर भी तो किए जा सकते हैं ना। जैसे हम हवा पानी को शेयर करते हैं तो क्या हम डिजिटल रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हाँ, तो हर एक समस्या का समाधान है। मैं यहाँ एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दूंगी। मैं एक बार पढ़ रही थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की किताब, और उसमें जैसे आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आप लोगों से प्रश्न कर रही हूँ, सॉरी आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, और आप लोग बहुत ही मैच्योर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और बहुत ही चैलेंजिंग है मेरे लिए। उसी तरह से उनसे भी पूछा गया था प्रश्न कि देश में, समाज में करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अच्छा इसके लिए क्या करना चाहिए? फिर घर में बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अच्छा, तो आप जब आप गलत काम करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको टोकते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स गलत काम कर रहे हो, आप उनको टोकेंगे तो उनको कैसा लगेगा? उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका रास्ता क्या होना चाहिए? एक दूसरे को हम बैठकर बात करें। जैसे घर में रूल्स होने चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए कि अगर आप बड़े हमसे झूठ बोलेंगे तो हम भी आपसे झूठ बोलेंगे। मैं आपको कतई इस चीज के लिए एनकरेज नहीं कर रही हूँ कि आप उनके साथ रूड हों। अपने बड़ों के प्रति रूड नहीं होना चाहिए, तो एट द सेम टाइम बड़ों को भी छोटों के प्रति रूड नहीं होना चाहिए। ये सोच की बात है, और ये धीरे धीरे आप अपने पेरेंट्स से बैठकर, अपने बड़ों से बैठकर बात करें कि हम घर में इस तरह का माहौल रखना चाहिए। तो यही प्रश्न का उत्तर था कि सब जब आप अपने घर पर ये चीज को, या अपने पेरेंट्स को जब आपको लगे वो गलत काम कर रहे हैं, तो आप उनको रोकिए, टोकिए, उनको समझाइए, बताइए। ठीक है, तो जब हम इस तरह का सोच जब हम डेवलप करते हैं तो अपने आप ही चीजों के उत्तर हमें मिलते जाते हैं। और हम हर चीज को, ये गलत धारणा है कि सरकार ही हमारे सभी चीजों का एक जादू मंत्र रखता है, यानी कि सरकार की ही पूरी जिम्मेवारी है कि वो हमारे सभी प्रश्नों का या सभी समस्याओं का समाधान करेगी। परंतु मैंने आपसे ये भी कहा, जब आपको पता है कि मेरा राइट है वोट देने का, तो क्या मैं अपनी इस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ या निभाती हूँ, कि मैं ये जानकारी रखने की कोशिश करती हूँ, या जो व्यक्ति मुझसे वोट चाहता है वो मुझे बताता है, या मैं उससे पूछने का साहस रख पाता हूँ या रख पाती हूँ कि मुझे आपको ये वोट क्यों देना चाहिए। ठीक है ना? तो हमारी जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वो हैंड इन हैंड है। सरकार हमारी मदद करने के लिए है, परंतु सरकार सभी चीजों का, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती रहती हूँ और मैगजीन्स भी। एक बहुत खूबसूरत उदाहरण सोशल मीडिया पे मैंने देखा। बैंगलोर में एक कपल है जो आईटी एक्सपर्ट है ना, और अपने जो खाली समय है, अपने समय में से समय निकाल कर वो क्या करते हैं, अपना ये जो होता है ना, कंक्रीट होता है जिससे रोड बनता है, वो काफी सारा कंक्रीट लेते हैं और वो अपने घर से जाकर रोड के ऊपर जहां जहां रोड अनइवन या टूटा हुआ होता है उसमें वो उसको ठीक करते हैं। ये अपने स्तर पर उनका एक, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने शहर, अपने नागरिकों, अपना उनका एक नैतिक जिम्मेवारी का वो वहन कर रहे हैं। हम में से कितने लोग ऐसी चीजों का ध्यान कर पाते हैं? अब मान लीजिए आप लोग बच्चे बहुत सारे शहर से भी हैं,
पब्लिक पार्क्स बनाए हैं सरकार ने, पब्लिक पार्क्स में झूले हैं और बहुत सारी चीजें हैं। क्या हम उनको ध्यान रखने का या उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं? क्या हम उनका अच्छा इस्तेमाल करते हैं? हम एक्सरसाइज करते हैं क्या हम उनका यूटिलाइजेशन भी करते हैं? नहीं करते। तो हम, ये आपका दोष नहीं है, क्योंकि हम घर में या आसपास के लोगों से सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रति या सिस्टम के प्रति बस एक वर्बल क्रिटिसिज्म सुनते हैं, तो हम भी यही सोचते जाते हैं कि ओहो ये गलत कर रहा है, ये गलत हो रहा है, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। अब आप सोचिए, कोरोना जैसी महामारी जो आई, एपिडेमिक जो आया, जो वेव के तौर पर आया, एक लहर के तौर पर आया, अगर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तो क्या आपको नहीं लगता हमें और ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता? तो एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण, एक करंट एग्जाम्पल है हमारे सामने कि सरकार बहुत कुछ करती है, सब जगह सरकार नहीं पहुंच पाती, लेकिन हम नागरिकों का भी उतना ही दायित्व बनता है कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के प्रति उतने ही जागरूक हों। और ऐसा कतई ही नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाकर ही हम कुछ कर पाते हैं, नहीं, अपने स्तर पर भी रहकर हम बहुत कुछ कर पाते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का अगेन डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों के साथ। जी, हर किसी के एफर्ट से फर्क पड़ता है, यही इसको हम बोल सकते हैं। और समय हो गया है, अब काफी एक्स्ट्रा टाइम हो गया है, 5 बजे तक संवाद था, तो अब वो समय आ गया है जिसके लिए बच्चे, तनिषा आप प्लीज म्यूट कर लीजिए क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो अब वो टाइम आ गया है जिसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। अब घोषणा का टाइम आ गया है आज के लीडर की। तो जिस बच्चे ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो उसे आप आज का लीडर घोषित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष। इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मेरे लिए सभी बच्चों ने एज अ लीडर बहुत अच्छा किया। ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं इसका जजमेंट मैं दूंगी, बिकॉज आई एम नॉट सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट। मुझे सभी बच्चों के प्रश्न बहुत अच्छे लगे, बहुत चैलेंजिंग लगे, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के मन में इतने सारे प्रश्न और इतनी जागरूकता है, इतनी अवेयरनेस आ रही है। और उसके साथ साथ ही आज से सभी बच्चे, मुझे विश्वास है कि सोशल साइंसेस को और अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कि वो साइंस मैथ्स को करते हैं, है ना। तो ये मुझे इसके लिए प्रतीक, आप, आई एम सो सॉरी, आप मुझे माफ करें, मैं नहीं आपको बताऊंगी इस चीज के लिए कि कौन बच्चे ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा या बहुत चैलेंजिंग या इंटरेस्टिंग पूछा। सभी बच्चों के अपने अपने स्तर पर बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे। मैम, लीडर तो घोषणा एक हमारा वो एक प्रोग्राम का एक पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आपको सबके अच्छे लगे तो आप बोलने का तरीका देखिए, कुछ और देखिए, पर प्लीज आप एक बार अनाउंस कर दीजिए कौन आज का लीडर है। नहीं, मुझे सभी के प्रश्न अच्छे लगे। आप क्यों नहीं कर सकते ये काम? प्रिंसिपल का काम होता है ना कि वो सभी बच्चों को खुश रखें, क्योंकि प्रिंसिपल बड़ा होता है। तो ये काम तो टीचर्स करते हैं या जजेस करते हैं, तो आपकी जो भी टीम होगी वो अगर करे तो मुझे अच्छा लगेगा, बजाय कि मैं करूं बच्चों का। डोंट यू थिंक प्रतीक? बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। जब सेशन शुरू होने वाला था तभी बच्चे बड़े बोल रहे थे कि देखते हैं मैम किसको चूज करते हैं, क्या करते हैं। जल्दी घोषणा कर दें। नहीं, अच्छा, तो आप सब भी सुन रहे थे। हम एक, चलिए, राजनीति की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं और राजनीति की बात कर रहे हैं, तो आप लोग खुद ही बताइए कि किसका प्रश्न आपको, ऑनेस्टली बताइए, किसका प्रश्न आपको अच्छा लगा, ऑनेस्टली। मैम आप ही बताइए। यस मैम, आप ही बताइए। मैडम जी आप ही बताइए। आप बता दीजिए ना। मैडम जी आप ही बता दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आप ही बता दीजिए। आप ही बताइए। अगर आज तो मैं चलिए आपको अगर मान लीजिए बता दूं, तो
आगे क्या होगा उन प्रश्नों का? आगे क्या होगा आपसे जब प्रश्न पूछे जाएंगे? हाँ, आप सब ने बहुत बहुत किए और प्रतीक ने मुझे मजबूर कर दिया है। तो मैं कुछ एक चीजों को, कुछ एक सिचुएशंस को देखते हुए, कुछ एक जैसे प्रतीक ने मुझे कहा कि आपको कोई बात ऐसी लगी होगी, तो मुझे लगा जोगाराम क्योंकि बहुत ही एक रिमोट कॉर्नर ऑफ द स्टेट से आते हैं और जहाँ पर वो रिसोर्सेज की भी बहुत कमी महसूस करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने अपना प्रयास भी कर रहे हैं। ये देखते हुए मुझे लगता है कि जोगाराम को अगर मैं आज का लीडर घोषित करूं तो आप लोग मुझे माफ करेंगे। किसी के प्रति मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अच्छे प्रश्न नहीं किए, आप सबने बहुत अच्छे प्रश्न किए और आपने संयम बनाए रखा और आपने एक से एक अच्छे प्रश्न करे। परंतु जिस तरह के परिवेश से जोगाराम आते हैं, उस परिवेश को देखते हुए जहाँ अवेयरनेस की भी कमी होगी, जहाँ बहुत उन्होंने सोचा होगा इस चीज के बारे में, तो आई थिंक जोगाराम इज माय चॉइस। बिल्कुल, और मुझे भी मैम पूरा यही था कि जोगाराम को अवश्य ही इससे नवाजा जाना चाहिए। और सच में काफ़ी अच्छा, प्रश्न सबके ही अच्छे थे, लेकिन कंडीशन भी ध्यान में रखनी है। तो बहुत बहुत आभार आपने चुना और बहुत बहुत शुभकामनाएं जोगाराम को, आप बन गए हैं आज के लीडर। अब आपने इतना कीमती समय हमें दिया मैम, तो कहते हैं ना, कृतज्ञता अनुभव करना किंतु उसे व्यक्त ना करना ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी के लिए उपहार खरीद के तो लाना किंतु उसे प्रदान ना करना। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे एक साथी काव्य गाड़िया को कि वो आए तथा धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित करें। नमस्कार, मैं काव्य गाड़िया कुशलगढ़ से कमलजीत यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वे हमारे बीच अपना कीमती समय निकाल कर आई और हमारे सवालों का जवाब दिया। आज के कार्यक्रम में धन्यवाद यानी कि आभार प्रकट करने का सौभाग्य मुझे दिया गया है। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। हमारे अतिथि और डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू तनिषा। हाँ, चलिए पूछिए मैम, which is your favorite subject? जब आप छोटे थे। all my subjects had been very good. I liked all subjects. आज भी मैं किसी भी सब्जेक्ट को अकेला नहीं सोचती हूँ, सभी सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड फॉर्म में सोचती हूँ मैं तनिषा, दरअसल क्या होता है, एक बार जब धन्यवाद प्रस्ताव हो जाता है तो फिर ये बाध्यता होती है कि आप कुछ नहीं पूछ सकते हैं। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और अब आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार कमलजीत जी, आप जुड़े, और पुनः आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, आत्मीय शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड प्रतीक, इट वाज वंडरफुल and all of you had been wonderful participants, and I know I see the brighter side of the light of the day, and that you all are so eager, so enthusiastic, but at the same time you are trying to choose a field which is really not encouraged by parents that easily. So it's all my wishes. Good luck to all of you. Take care of yourself and don't worry. Thank you, Beta. Thank you, all of you. Thank you, ma'am. Stay safe, ma'am. Thank you. You also take care of yourself. Take care. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. Again, happy Guru Purnima to you. Thank you so much. Bye, ma'am. Good evening. Thank you. Thank you. Thank you so much. पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जोगाराम